अमेरिका क्यों करना चाहता है ग्रीनलैंड पर कब्जा? कितने में बिक रहा है एक पूरा देश और क्यों बना हुआ है ये बियाबान सुदूर और ठंडा आइलैंड पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर? जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाई ट्रम्प वांट्स ग्रीनलैंड। U.S. President Donald Trump says his country will acquire the Danish territory of Greenland. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We need Greenland for national security. Greenland, 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 Greenland. दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। जीके बुक्स में ये हम सब ने पढ़ा है, लेकिन ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती तो ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश होता। कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर हम भारत की 3 सबसे बड़ी स्टेट्स राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के एरिया को जोड़कर उसका 2 गुना भी कर देंगे, तब भी ये ग्रीनलैंड के साइज जितना इलाका नहीं बनता। ये आइलैंड अपनी वास्ट आइस शीट्स, आर्कटिक क्लाइमेट और रिच मिनरल डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ सिर्फ 57,000 लोग ही रहते हैं, जिसका एक बड़ा कारण है 3-3 किलोमीटर मोटी परमानेंट आइस शीट्स, जिन्होंने इस आर्कटिक आइलैंड का 80% इलाका ढक रखा है। इन आइस शीट्स की एवरेज थिकनेस ही 1.5 किलोमीटर है और 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशालकाय इलाके में फैली हुई ये आइस शीट्स अंटार्कटिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट है। इस वजह से ज्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट्स कोस्टलाइन के पास ही बसी हैं और इसके साउथ में बसा शहर नूक इसकी कैपिटल है। ग्रीनलैंड का लैंडस्केप इतना चैलेंजिंग है कि इसके 17 टाउन्स को आपस में जोड़ने वाली सड़क बनाना मुमकिन ही नहीं। वहीं इक्वेटर से ये जगह इतनी दूर है कि जहां गर्मियों में यहाँ सूरज डूबता ही नहीं, वहीं सर्दियों में सिर्फ 5-6 घंटे के लिए ही उगता है। यहाँ टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है और गर्मियों में भी ये 4-5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। इस जगह की ज्योग्राफी और क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ खेती मुमकिन नहीं। हाँ, इसके साउथ में कुछ जगह भेड़ पालन जरूर किया जाता है। पिछले कुछ टाइम से साइंटिस्ट ग्रीनलैंड की श्रिंक होती आइस शीट्स को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन इस पिघलती बर्फ ने यहाँ खेती और खनिज संसाधनों तक पहुँचने की संभावना पैदा की है, जो पहले इन मैसिव आइस शीट्स के चलते मुमकिन नहीं था। पॉलिटिकल सिचुएशन मैप पर इसकी लोकेशन को देखेंगे तो ग्रीनलैंड कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच स्थित है। अब ज्योग्राफिकली तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली ये किंगडम ऑफ डेनमार्क की ऑटोनॉमस टेरिटरी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ज्यादातर फैसले जैसे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल पॉलिसी इस आइलैंड की लोकल गवर्नमेंट के ही हाथ में है। बाकी डिफेंस, करेंसी और फॉरेन पॉलिसी जैसे स्ट्रेटेजिक मैटर्स डेनिश गवर्नमेंट खुद देखती है। इस आइलैंड के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स डेनिश पार्लियामेंट में भी बैठते हैं। यहाँ की इकोनॉमी का कुछ हिस्सा फिशिंग और टूरिज्म से आता जरूर है, बट ग्रीनलैंड के बजट रेवेन्यू का मेजर हिस्सा डेनमार्क से मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट से ही आता है। पिछली कई सदियों से ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके कंट्रोल को लेकर वेस्ट में काफी खींचतान चल रही है। जिसके क्या कारण है हम वीडियो में आगे समझेंगे। आइए उससे पहले इस आइलैंड की हिस्ट्री पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ग्रीनलैंड में इंसान का पहली बार कदम 4 से 5,000 साल पहले पड़ा था, जब कनाडा की कुछ इनुइट ट्राइब्स के एस्किमोस ठंड में थूल की नैरो स्ट्रेट के जमने पर समंदर पार करके इस आइलैंड के नॉर्थ में जा पहुंचे। ये लोग आर्कटिक के इंडिजिनियस बाशिंदे थे और हंटिंग और फिशिंग के अलावा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव करने में इन्हें महारत हासिल थी, इसीलिए ये आने वाली कई सदियों तक सरवाइव कर गए। फिर सन 982 एडी में नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर एरिक द रेड ने इस आइलैंड तक के समुद्री रास्ते की खोज की, जिसके 4 साल बाद यानी कि 986 एडी में वो यहाँ सेटलर्स के साथ लौटा। कॉलोनाइजेशन के दौर में भी ये आइलैंड डेनमार्क की कॉलोनी था और इस टाइम भी यहाँ कई लोग बसाए गए। अमेरिकाज इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड में अमेरिका का इंटरेस्ट भी कोई नया नहीं है। वर्ल्ड वॉर के टाइम से यहाँ अमेरिका का एक एयरबेस भी है, लेकिन इस आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते वो 19वीं सदी से ही इस पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है और इसके लिए वो इसे पूरा खरीदने तक की पेशकश कई बार कर चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सन 1946 में भी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बायंस ने सीक्रेटली $100 मिलियन वर्थ के गोल्ड के बदले में ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रपोजल दिया था, जिसे तब डेनमार्क ने ठुकरा दिया था। 1951 में जब नाटो बना तो डेनमार्क और अमेरिका उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसी साल इन दोनों देशों के बीच ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ, जिसके चलते अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस इस आइलैंड पर बनी रही। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन फोर्सेस न सिर्फ ग्रीनलैंड के बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकती हैं, बल्कि वो इस आइलैंड पर अपनी कम्युनिकेशन और सर्वेलांस सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ने थूल एयरबेस पर अपनी फैसिलिटीज बढ़ा दी थी और अपने पीक में यहाँ 6000 यूएस आर्मी पर्सनल्स तैनात रहते थे, जो अब घटकर 150 रह गए हैं।
वहीं इस बेस का नाम बदलकर अब पिटुफिक स्पेस बेस कर दिया गया है और अब ये यूएस मिलिट्री के लिए एक इंस्टॉलेशन और कम्युनिकेशन हब का काम करता है। 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर इसे एसेंशियली एक रियल एस्टेट डील बताते हुए इंटरेस्ट शो किया था, पर इस बार भी ग्रीनलैंड के लोगों और डैनिश प्रेसिडेंट ने इसे एक एब्सर्ड ऑफर बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। अपना ऑफर रिजेक्ट होता देख ट्रंप इतना बौखला गया था कि उसने ग्रीनलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने तक की बात कह दी थी, जिसके बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी थी। ऐसे में दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, और क्यों ट्रंप किसी भी कीमत पर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। Why Trump wants Greenland? दोस्तों अमेरिका हमेशा से ही ग्रीनलैंड को अपने मेनलैंड की सिक्योरिटी के लिए अहम मानता आया है। ये उनके पुराने सभी वॉर प्लान्स की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है। नॉर्थ अमेरिका के एयर डिफेंस के लिए भी ग्रीनलैंड की एयर स्पेस बहुत क्रूशल है, क्योंकि इस जगह से रशिया या चाइना से आने वाले किसी भी इनकमिंग मिसाइल थ्रेट को टाइमली डिटेक्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि पिटुफिक स्पेस बेस पर ऐसे अर्ली वार्निंग रडार्स और स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम्स पहले से ही काम कर रहे हैं। और बात सिर्फ सिक्योरिटी की भी नहीं है, ग्रीनलैंड पर कंप्लीट कंट्रोल आर्कटिक में अमेरिका को अनपैरेलल एडवांटेज देगा। अमेरिका ग्रीनलैंड के जरिए उन आर्कटिक मैरीटाइम और एयर रूट्स पर भी कंट्रोल चाहता है। यहाँ से हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। वहीं इन मोटी आइस शीट्स के नीचे मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स का ऐसा खजाना है जो हजारों साल तक चलेगा। यहाँ ऐसे 55 क्रिटिकल रॉ मटेरियल डिपॉजिट्स को अब तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन ग्रीनलैंड के माइनिंग लॉज के चलते सिर्फ एक की ही माइनिंग की गई है। हाल के ही कुछ सालों में ग्रीनलैंडिक लोगों में एक आजाद मुल्क बनने की आवाजें भी तेज हुई हैं और अमेरिका को डर है कि अगर ऐसा होता है तो ग्रीनलैंड चाइना या फिर रशिया के साथ न चला जाए। इसीलिए ट्रंप बाय हुक और बाय क्रूक ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीधा ग्रीनलैंडर्स को पे करने की भी सोच रही थी। अगर मैच किया जाए तो ग्रीनलैंड पर जो 57,000 लोग रहते हैं उन सबको 2-2 मिलियन डॉलर्स भी पे किए जाए तो भी ये डील 110 बिलियन डॉलर्स के कुछ ऊपर में क्लोज हो जाती। अब 110 बिलियन डॉलर्स फिगर तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन अमेरिका की कई बड़ी कंपनीज जैसे एनवीडिया और गूगल की तो एक टिपिकल ट्रेडिंग डे पर इतनी तो मार्केट कैप ही फ्लक्चुएट कर जाती है। यूएस का एनुअल सिक्योरिटी बजट ही 800 बिलियन डॉलर से ऊपर का है। ऐसे में कंसीडरिंग ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मिनरल वेल्थ, ऐसी कोई भी डील यूएस के फायदे की होगी। द सॉल्यूशन। अब दोस्तों ट्रंप का प्लान है ग्रीनलैंड में अपना एम्बिशियस 175 बिलियन यूएस डॉलर्स का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करना, लेकिन वहीं ग्रीनलैंड के लोगों ने यह साफ कर दिया है कि उनका देश फॉर सेल नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, इन सभी नाटो मेंबर्स ने भी अपने ट्रूप्स को ग्रीनलैंड, डेनमार्क के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज के लिए भेजने का फैसला किया है। ऐसे में ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करके नाटो और यूरोप के साथ अपने रिश्तों को खराब करेगा, इसके चांसेस कम ही हैं। हाँ, वो इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स खेलकर इस आइलैंड पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और इसकी माइनिंग में हिस्सा जरूर बढ़ा सकता है, जिसके दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कई संकेत भी देखने को मिले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड पर भी हमला कर देगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी सभी इंसाइटफुल वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।